राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, अभी मेरे बात एक दो बच्चों से हुआ था, कॉल करके उन्होंने कहा था, मैडम हम PGT की तैयारी कैसे करें, मैडम हम TGT की तैयारी कैसे करें, मैडम हम नेट में 2 नंबर से रह गए, मैडम हम भूल जाते हैं, आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं। कोई बच्चे कहते हैं मैडम हमारा परिवार है, जॉइंट फैमिली है। कोई कहते हैं मैडम बच्चे के साथ पढ़ना होता है, कैसे तैयारी करें। आप हमें कुछ ट्रिक बताइए, आप हमें मोटिवेट कीजिए। तो आज मैं कोई टॉपिक नहीं बता करके बच्चों मोटिवेशन वीडियो ही डालूंगी, आपको मोटिवेट करने का प्रयास करूंगी। आपके साथ क्या समस्या है? एक समस्या है फैमिली की, लड़कियां हैं बट नेचुरल हमें भी वो समस्या आती है, परेशानी आती है। कहना बहुत आसान है, मैं आपको भाषण दे दूंगी कि नहीं बेटे परिवार में भी आप पढ़ सकते हो, नहीं बेटे आप पढ़ करके ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है उससे वास्तव में परेशानी होती है। जिसके 2 छोटे बच्चे हैं, जो 1 नंबर से रह गया है, मैं उसकी पीड़ा को समझती हूँ, लेकिन पीड़ा समझने से काम नहीं चलेगा ना बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अब उसको अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब रिजल्ट पिछला निकल गया, हम 1-2 नंबर से रह गए, एक दो क्वेश्चन से हम अटक गए, अब उस पर अफसोस करना कोई औचित्य नहीं है। कोई औचित्य बताओ आप? पिछली बातों को रटना या अफसोस करना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है कि उन गलतियों से हम सबक लेकर के आगे का सुधार करें। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाई करें कि हम भूलें नहीं, कैसे हम पढ़ाई करें कि हमें लंबे समय तक याद रहे। हमारे साथ क्या होता है, कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि कल पढ़े थे आज हम भूल जाते हैं। जैसे अब मैं पहले जैसा जो मैं बता रही हूँ आपको, मैं अपनी खुद के ऊपर लेती हूँ। पहले मैं जितना काम कर पाती थी, जितनी मैं पढ़ लिख पाती थी, आज मैं उतना नहीं कर पाती हूँ, थक जाती हूँ, थकान हो जाता है। ये एक उम्र का भी एक पड़ाव भी कह सकते हो, उम्र का तकाजा भी कह सकते हो। लेकिन आपके साथ उम्र की तकाजा नहीं है, आपकी परेशानियाँ दूसरी है। परिवार की परेशानी है, बच्चों की परेशानी है। परिवार वाले उलाहना भी देते हैं, जब बच्चे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पेरेंट हो या पड़ोसी हो, पड़ोसी का ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, ज़्यादा हमारे अपने लोग ही हमें टॉर्चर करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम पास नहीं होगे। ये आपके साथ नहीं है, ये मेरे साथ भी था, सबके साथ होता है। 1-2 बार अगर आप विफल हो जाते हो तो आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत कम लोग हैं जो प्रेरित करेंगे। बाकी लोग कहेंगे छोड़ दो, बैठ जाओ, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। मैं कहती हूँ, और मेरी बात को अगर आप दिमाग में लेते हो और इसको अगर आप गांठ मानते हो, तो मैं इतना ही कहूँगी, उस नहीं को आप हथियार बना लो। जिसने कहा कि तुम नहीं कर सकते हो, जिसने कहा तुम्हारे में दम नहीं है, उसको ही तुम अपना हथियार बनाओ और फिर करके दिखाओ उनको। और मैं तो ऐसे करती हूँ, चैलेंजेस को मैं स्वीकार करती हूँ। अगर किसी ने कहा कि तुम नहीं कर सकती हो, आपसे नहीं होगा, और मैं 100% उस नहीं को मैं हाँ में बदलती हूँ। और इसमें मेरा अपना कोई योगदान नहीं है, मेरा योगदान मेरे परमपिता परमेश्वर का है। मैं माँ भगवती, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए काम को प्रारंभ करती हूँ और कहती हूँ, प्रभु ये काम मेरा नहीं है, तुमने सबकी लाज रखी। द्रौपदी की चीरहरण में खुद प्रकट हुए, उसके चीर में समाहित हो गए, उसकी लाज बचाई। तुमने तो अर्जुन का रथ हंकाया, उसको जीत दिला दी। अरे मीरा के बदले जहर तुमने खुद ही पी लिया। इतने बड़े बड़े तुमने काम किए हो, मेरा एक तो बहुत कान्हा, तेरे बहुत छोटा सा काम है। अब तुम मेरे साथ आ जाओ, अब तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं कलम चलाती हूँ तो मैं नहीं चलाती हूँ, मैं लिखती हूँ तो मैं नहीं लिखती हूँ, मैं बताती हूँ मैं नहीं लिखती हूँ।
मैं बोलती हूँ तो मैं नहीं बोलती हूँ। मुझे पता है कि माँ सरस्वती की जब वाणी मुझे देंगे तभी मुझे बोलने की कैपेसिटी आएगा, और इसीलिए मैं माँ भगवती, माँ सरस्वती को प्रणाम करके ही अपने कार्य को प्रारंभ करती हूँ। प्रारंभ करने का एक ही तरीका है, आप जिस इष्ट देव को मानते हो, चाहे आप किसी को मानो, माता जी को मानो, अल्लाह को मानो, ईश्वर को मानो, भगवान को मानो, राम को मानो, जिसको भी आप मानते हो उनको आप ध्यान रखें और ये कहें कि ये काम मेरा नहीं है प्रभु, मुझे बस करना है, आप मुझे सहारा दीजिए, आप मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं टूटूं नहीं, मैं झुकूं नहीं और मैं आगे बढ़ते जाऊं। जिस व्यक्ति ने मुझे कहा है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर पाओगे, हे प्रभु आप मेरी दया, मुझ पर दया कीजिए, जैसे आपने द्रौपदी पर दया की थी। द्रौपदी ने सबसे मांगा था, सबसे कहा था पितामह इधर देखिए अपने पुत्र वधू की हालत, देखिए पुत्र वधू की हालत। भीष्म पितामह सिर ढूंढते रह गए थे, जवाब नहीं दे पाए। फिर वो धृतराष्ट्र के पास गई, वहां भी उसने ऐसे ही प्रश्न किया। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गई, वही प्रश्न किया, लेकिन किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। सॉल्यूशन किसके पास था? हमारे कृष्ण कन्हैया के पास, बंसी वाले के पास, मुरली वाले के पास। उसने दोनों हाथ खड़े करके कहा, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, अब मेरी लाज तेरे हाथ में है, मेरी लाज तेरे हाथ में है, अब तुम्हें ही मेरी लाज बचानी है। अच्छा चाहो तो लाज बचा लो, या चाहे तो इस भूखे नंगे समाज के सामने मुझे नंगा कर दो, जो मुझे नोच नोच कर खाएंगे। आखिर क्या हुआ? द्रौपदी की करुण पुकार सुन करके द्वारिकाधीश वहां से बैठे बैठे उसके चीर को बढ़ाने लग गए। इतना चीर बढ़ाया कि सभासद जितने भी थे, उस सभा में उपस्थित सभी लोग क्या आश्चर्यचकित रह गया। दुशासन जो चीर खींच रहा था, थक हार करके गिर गया। दुर्योधन की आंखें फटी रह गई। कर्ण ने जिसे कहा था कि जब 5 से तुमने शादी कर लिया, 6ठे से कर लोगी तो क्या बुरा हो जाएगा, तुम तो ऐसे भी पहले भी 5 पतियों की पत्नी कोई पतिव्रता कहलाती है क्या, तुम सती स्त्री हो क्या, तुम तो वेश्या हो। क्या हुआ? उस द्रौपदी की विश्वास और करुण पुकार, भगवान कृष्ण दौड़े आए। हमारा कान्हा तो दौड़े आते हैं, बस मन से पुकारो तो सही, दिल से पुकारो तो सही। और मैं कहती हूँ, जिन बच्चों को पीजीटी रह गया, टीजीटी रह गया, अगर वो मेहनत करती हैं, 1 नंबर से रहा है, आधे नंबर से रहा है, 0.25 नंबर से रहा है, 0.1 नंबर से रहा है, अगर वो मेहनत करती हैं तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत उन्हें ऐसा नहीं है जो उसको मंजिल तक ना पहुँचाए। और अगर ऐसा लगता है कि मंजिल तक पहुँचने में हमें कोई दिक्कत आ रही है, बार बार होने के बाद भी, बार बार मेहनत करने के बाद भी हम असफल हो रहे हैं, तो उसमें भी परमात्मा का कोई राज छुपा हुआ है, उसमें भी हमारे कृष्ण का कोई राज छुपा हुआ है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पा रहे। तो राज किसका छुपा हुआ है? हमारे कान्हा का राज छुपा हुआ है। हमसे वो बड़ा काम करवाना चाहता है, वो छोटे काम में हाथ नहीं डालना चाहता है। वो जानता है कि छोटे काम के लायक ये नहीं है, तो वो बड़ा काम करवाने के लिए अपने से छोटे काम नहीं करवाएगा। इसलिए उनकी जो फैसला है, उनका जो न्याय है, उस पर आप विश्वास करो। वो कभी गलत नहीं होता, वो न्यायप्रिय है। आप जो काम करोगे बच्चे, उस काम का परिणाम आपको जरूर अच्छा मिलेगा। लेकिन वही है, एक दिन में तो परिणाम आता नहीं। माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आप निरंतर पढ़ते रहो ना, निरंतर अभ्यास करते रहो, देखो कैसे सफलता नहीं मिलती है। डेली पढ़ो। आप ये मत देखो कि जब वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ूंगी, तब मैं पढ़ना चालू करूंगी, ऐसा कभी मत करो। वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ूंगी, परीक्षा नज़दीक आएगा तब मैं पढ़ूंगी, कल परीक्षा होने वाला है तो आज रात भर पढ़ लूँगी, ऐसा नहीं करना। आप पढ़ लोगे लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है, ब्रेन की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, ब्रेन उसी मुताबिक काम करता है। तो चलो मैं टिप्स बताती हूँ फिर से। घोची लीपू का घोसिए, पहले आप रटिए, जो चीज़ मिला है उसको आप रट जाइए, पूरा रट जाओ, घोसिए। दूसरा क्या है? ची
चिंतन कीजिए। आप खाना पका रही हैं, रोटी बना रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, बच्चे को मालिश कर रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, या कोई भी काम कर रहे हो, तो चिंतन करो। रात में सोते समय चिंतन करो, हमने आज दिन में जितना पढ़ा था कितना याद रहा, किन किन विषयों को मैंने ध्यान रखा है, किन किन विषयों को हमने छोड़ दिया है। चिंतन कीजिए। तीसरा, लिखिए। लिखना अनिवार्य है। आज कंप्यूटर के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में बच्चा लिखना ही बंद कर दिया है। हमारे टाइम में जब हम छोटे थे, हमारे पास स्लेट हुआ करता था, पेंसिल से हम निरंतर लिखते थे, लिखते थे, मिटाते थे, लिखते थे, मिटाते थे, लिखते थे, मिटाते थे। अब तो कॉपी और पेंसिल और कलम हो गया। नन्हे बच्चों को भी पेंसिल और कलम थमा देते हैं, और उसके बाद आ गया अब मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, तो हम लिखना भूल गए। स्पेलिंग इतनी सारी गलतियां बच्चे लिखते हैं, मुझे देख करके आश्चर्य होता है। फिर अगर आपको छोटा कंसेप्ट मालूम नहीं है, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? तो आप लिखिए। और चौथा है पूछिए, जिसके लिए आप तैयार होते हैं, पूछिए। कंसेप्ट रखिए, कंसेप्ट। जैसे कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा प्रश्न कि मैडम, कॉन्फ्रेंस कौन सा कॉन्टैक्ट है, इंडिविजुअल है, ग्रुप है, या मास कॉन्टैक्ट है? इंडिविजुअल में क्या होता है? व्यक्ति से हम किसी से संपर्क करते हैं। जैसे मैंने आपको फ़ोन किया, आपने मुझसे फ़ोन किया, कोई फ़ोन करके मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, व्यक्ति सा हुआ। व्यक्ति सा, मैंने आपको चिट्ठी लिखी, व्यक्ति सा हुआ। मैं आपसे जाकर के आपके घर में जाके मिले, व्यक्ति सा हुआ। आप के फार्म हाउस में जाके मिले, व्यक्ति सा हुआ। और जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ हम संपर्क करते हैं, वो फिर हो जाता है ग्रुप। तो ग्रुप में क्या आ जाएगा? सेमिनार, एक लिमिट रहता है कितने ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कॉन्फ्रेंसेज, लिमिट हो जाता है कि इसमें इतने ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। वर्कशॉप, इसमें इतने ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लेक्चर, इसमें इतने ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन, इसमें इतने ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और लेकिन जहाँ पर एक साथ हजारों हजारों और लाखों की संख्या में हमको सिखाना है, बताना है, वहाँ पर मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। रेडियो आपने चालू किया, आपके घर में आवाज़ आ रही है, और दूर बैठे कलकत्ता में आपके पड़ोसी ने, आपके रिश्तेदार ने चालू किया, वही आवाज़ उसको वहाँ पहुँचेगी। कोई जापान में है, कोई जर्मनी में है, कोई अन्य जगहों में है, सैटेलाइट से सारी चीज़ें सबको पता चल जाती है। मास कम्युनिकेशन है। इंटरनेट मास कम्युनिकेशन है। तो मैं इस पर एक क्लास लूँगी आपको और पूरा बताऊँगी। आज मैं इतना ही कहती हूँ, एक टिप्स दे रही हूँ आपको, समझ में आ गया? एक तो घोंची लिपू का है, घोषिए। दूसरा है चिंतन कीजिए। तीसरा है लिखिए। और चौथा है पूछिए। इसके बाद तक तो आपको 75% तक तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कुछ ही % बचेगा जो आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, तब पूछ लीजिए, कोई नो डाउट, सभी बता देंगे। और महत्वपूर्ण बातें कि बेटा पढ़ाई हमेशा एकांत में करो। मैं कहती हूँ सुबह का टाइम है, पढ़ने का बहुत अच्छा मौका है। जब सारी दुनिया सोते रहती है, उस टाइम आप जग के पढ़ाई करो। लेकिन उस समय हमें नींद आ जाती है, तो नींद को त्यागना होगा। हमें अपने वासनाओं से हमें दूर रहना पड़ेगा, तब जाकर के हम काम कर पाएंगे। और तीसरा बात, ग्रुप जो है ना, भीड़ में बैठ के पढ़ते हो, जहाँ पर गप्पे चलते रहती हैं, सासू माँ की, जेठानी की, देवरानी की, फलान की, ढिमका की, वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं, वो याद नहीं होगा। जहाँ लोग सो रहे हैं, जैसे घर में सासू माँ सो रहे हैं, वहाँ बैठ कर के आप पढ़ रहे हो, आपको नींद आ जाएगी। उस जगह को भी आप छोड़ दो। आपको घर में पता चल जाएगा कि कौन सा जगह मेरा जो है सो ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है, कहाँ मुझे ज़्यादा याद हो जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। कई जगहों में आपको याद नहीं होगा, आप बहुत पढ़ोगे लेकिन माथा जो आपको भन्नाने लगेगा, तो वो जगह वो खुद ही तलाशना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना है, कल क्या कवर करना है, आज क्या कवर करना है, परसों क्या कवर करना है, इस महीने में क्या कवर करना है, इसके लिए टाइम टेबल बना लो, रूटीन बना लो। टाइम टेबल बना लो, रूटीन बना लो, उस रूटीन के अकॉर्डिंग काम करो। लेकिन कई बार क्या होता है, रूटीन के अकॉर्डिंग हमारा काम नहीं होता है ना, हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, दबाव पड़ जाता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर ऐसा भी हमको नहीं करना, हमको फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है।
हमें दूसरे से तुलना भी नहीं करना है कि उसको जल्दी याद हो जाता है, हमको बाद में याद होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है, काम करने की अपनी अपनी हिम्मत होती है, अपनी अपनी ताकत होती है, उस अकॉर्डिंग सभी लोग काम करते हैं। तो चलो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैंने इंपॉर्टेंट बातें बता दी। सबसे पहले आपको पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑथेंटिक बुक्स लीजिए। फिर ऑथेंटिक बुक्स लेने के बाद आप उसको पढ़ना शुरू करिए। कठिन विषयों को आपके पास समय है, पहले पढ़िए, सरल विषयों को बाद में पढ़िए, और फिर मैं एग्जामिनेशन में कैसे आपको टैकल करना है क्वेश्चंस, इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक दो इजाज़त मुझे जाने की। ओके, बाय।